नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सीरीज चल रही है ये करंट अफेयर का चल रहा है, परीक्षा मंथन से चल रहा है। दोस्तों, मैंने हमेशा आपको बताया हूं कि वो वक्त दूर चला गया है, या कहे तो वो वक्त समाप्त हो चुका है जब आप रटने की कोशिश कीजिएगा। अब ये जो वक्त है, इस वक्त अगर करंट को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाइएगा तो करंट लगेगा ही नहीं, कनेक्शन पकड़ेगा ही नहीं, और कनेक्शन नहीं पकड़ेगा तो करंट आपको लेकर डूब जाएगा। फिर चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू, सब जगह यही तमाशा है। 65वीं का जिस तरीके से क्वेश्चन गया बीपीएससी का, आप लोगों ने भी देखा, हमने आपको दिया भी, बताया भी कि कितना बड़ा रोल करंट का था। अब बची हुई बात रही 64वीं का मेंस का, उसमें भी करंट का बहुत बड़ा रोल अदा हो रहा है। 1 तारीख से शुरू हुआ है, सारे क्वेश्चन जो है इंटरव्यू के आ रहे हैं सामने, उसमें समझ में आ रहा है करंट से मुद्दा जोड़ के बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। और रही सही कसर जो है 66 का, जब आप प्रीलिम्स देने बैठिएगा 27 दिसंबर को, तब वहां पे समझ में आ जाएगा कि करंट कितना बड़ा रोल अदा कर दिया। बेहतर है सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए अगर सिलेक्शन लेना है तो। यानी करंट के साथ में कोई छेड़छाड़ी नहीं, एकदम टू द पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। करंट आपके लिए बच्चों के जैसा है। दोस्तों, एक बात यहां कंफर्म आप कर लीजिए कि 27 दिसंबर को एग्जाम कंफर्म है। 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, और 16 दिसंबर के बाद आप डाउनलोड एडमिट कार्ड कर लीजिएगा। अब ऐसी कंडीशन में सुजीत सर, आप तो स्टार्टिंग में ही हम लोग को डरा रहे हो। डरा नहीं रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं। अगर मेहनत 8 घंटे कर रहे हो तो 12 घंटा कर दो। अगर मेहनत 15 घंटे कर रहे हो तो 18 घंटे कर दो। अगर मेहनत 20 घंटे हो रही है तो उसको 22 घंटे बना दो। अब खुद को जला लो, क्योंकि यहां के बाद वक्त भी, दिल से कह रहा हूं, लौट के आपको वक्त नहीं देगा। बाकी सोचना आप ही को है। इसके साथ साथ में दोस्तों, श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस एक बेहतरीन संस्था है जहां आप अपने सपने को एक ऊंची उड़ान दे सकते हैं। आपके अंदर जो एक अंदर से कसक है कि भाई मुझे किसी भी हालत में एसडीएम या डीएसपी बनना है, एक बार मिलिए। जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही बच्चे को पढ़ाते नहीं है बल्कि बच्चे को सिखाते हैं। जो टाइम आप डिसाइड में करूंगा कि इस टाइम में सिलेबस कंप्लीट होगा तो होगा, वो भी समझ के साथ में होगा। इस वक्त दोस्तों क्विक रिवीजन कोर्स जो है एक लॉन्च किया हूं। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ये रिवीजन कोर्स जो है आपकी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होने वाला है। आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। आपको मेंस लिखने का पूरी तरीके से एक ब्रह्मास्त्र है। अगर आज नहीं जुड़े तो जिंदगी भर अपने आप को कोसते रह जाइएगा कि वक्त भी था, पैसे भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच सोई पड़ी हुई थी। काश एक बार सुजीत सर से मिल लिए होते तो शायद जिंदगी कुछ और होती। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ग्रेट हूं, अगर ये मैं कहूं तो मैं अपने आप को टीचर कहने लायक नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि वी आर ग्रेट, हम सब महान हैं। बशर्ते सही इंसान को एक बार पकड़ लिया जाए ना तो आसानी से सक्सेस लग जाएगी। सक्सेस कोई तोप नहीं है। सक्सेस आपकी लाइफ से, आपकी थिंकिंग से, आपके माइंड से, आपकी ब्रेथ से नीचे बैठी हुई है। बस करंट है, इसलिए इतनी बातें मैंने आपको बता दिया हूं। अगर इसे जुड़ना चाहते हैं तो 9015148776 इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। उसके बाद यहां से सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। कॉल मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन शुरू होगा वो सेशन होगा विधि एवं न्याय से। विधि एवं न्याय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। चाहे परीक्षा मंथन रहे या कोई मंथन रहे, कोई भी मैगजीन जिसको आप जानते हैं, चाहे वो दृष्टि हो, चाहे क्रॉनिकल हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, कोई भी मैगजीन हो, उसमें सच बताता हूं काम की चीज सिर्फ 30% होता है। छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन दिल की बात, दिल की बात बता रहा हूं। लेकिन ये 30% कौन निकाल के देगा आपको? कोई ऐसा इंसान जो इस सफर को पूरा किया है,
वही बता सकता, वरना मैगजीन लेके आ जाइएगा, पढ़ते रह जाइएगा, आधा पढ़िएगा, नेक्स्ट मैगजीन मार्केट में आ जाती है, उसको छोड़ के फिर से दूसरे मैगजीन में लग जाते। जिंदगी ऐसी तो गुजरी है, तभी तो आज डर लग रहा, तभी तो समझ में आता सुजीत सर अब क्या करूं, कहीं करंट ऐसा शॉर्ट ना लगा दे कि हमारी जिंदगी की पूरी बत्ती बुझा दे। लेकिन घबराइए नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए कौन सा है। महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 लाया गया। क्या है इसको पहले समझते हैं। हाल ही में संसद में महामारी रोग विधेयक 2020 पारित किया गया। ध्यातव्य हो कि प्रस्तावित विधेयक में महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधित किया गया था। क्लियर हो रहा ना, 1897 में जो है इसको संशोधित किया गया था। यह विधेयक महामारी रोग अध्यादेश 2020 का यह स्थान लेगी। आइए इसको समझते क्या है यह विधेयक जो था। यह याद रखिएगा कि यह विधेयक जो है महामारी रोग अधिनियम 1897 है। क्लियर है ना, भूलिएगा नहीं, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए, और अगर इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो उनके लिए एकदम ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा। संशोधन विधेयक संबंधित मुख्य बिंदु जो है उसको समझते हैं। 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधित को मंजूरी दी थी, ताकि महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और उनके संपत्ति यानी आवास तथा कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कहने का सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो ये महामारी रोग अधिनियम 1897 था उसको बदल के 2020 में इसको किया गया। इसमें कुछ अमेंडमेंट थे जिसको चेंज किया गया था। इसमें यह था कि अगर इस महामारी के दौरान किसी की मृत्यु अगर हो जाती थी, किसी के परिवार में भी हो, आपके हो या हमारे हो, किसी के परिवार में, तो हम लोग इतना एग्रेसिव हो जाते थे कि डॉक्टर तक को भी जान मारने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसे में इस बिल के द्वारा जो है इनकी जो है पूरी तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इनके कार्यस्थल, इनके आवास स्थल, जहां पे काम करते हैं, जहां पे रहते हैं, दोनों स्थल को पूरी तरीके से सुरक्षित किया गया। याद रखिएगा, महामारी रोग अधिनियम 1897। बताइए कहां रटना है, कौन सी रटनी है, कौन सी मैगजीन है जो रटने आपको बोलती है? कुछ भी नहीं है। अगर एक बार समझ लिया जाए तो दिमाग से अगर यहां से क्वेश्चन घूमेगा तो किसी का गलत हो जाए, किसी के लिए नया क्वेश्चन हो, लेकिन आपके लिए बच्चों का खेल होगा। गौरतलब है महामारी रोग अधिनियम 1897 में यह संशोधन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा के कृत्य और संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध बनता है और स्वास्थ्य कर्मियों को हुई क्षति अथवा उसकी संपत्ति को हुई क्षति के लिए मुआवजे का प्रदान करता है। यह तो मैं पहले ही बता चुका हूं, आगे ही चलिए नेक्स्ट आते हैं। वर्तमान संशोधन विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में मौजूदा महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा या संपत्ति का नुकसान होने पर दोषी के साथ जो है शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। याद रखिएगा, शून्य सहिष्णुता, यानी कि अगर किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के विरुद्ध हिंसा या फिर संपत्ति को नुकसान होने के लिए जुर्म में आपके दोषी हो गया और उसके साथ साथ में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी आपके ऊपर। याद रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा शून्य सहिष्णुता की नीति क्या है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हिंदू महिलाओं को पैतृक अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। अब हिंदू जो महिलाएं हैं उनकी पैतृक जो अधिकार है, यानी कि पिता की जो दौलत है, पिता की जो विरासत है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन सा निर्णय दे दिया। हिंदू महिला के जो पैतृक पिता के अधिकार पूंजी थी उस पर ऐसा क्या आया था। आइए इसको न्यूज को पहले समझते हैं। 11 अगस्त 2020 को यह न्यूज चर्चा में आता है जब देश के सर्वोच्च अदालत ने अपने एक निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारी के समान स्थिति पर एवं शर्तों पर हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी एवं सशक्त कानून उत्तराधिकार के अधिकार की व्याख्या की है। गौरतलब है यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के संबंध में रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह बात को स्पष्ट किया है कि किसी भी हिंदू महिला को उसके पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त है।
ध्यान रखिएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज आ गया, अमेंडमेंट कितना था 2005, ये तो याद ही हो जाएगा। अब किसी भी हिंदू महिला को उसके पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। जैसे ही वो पैदा ले ली है, मान लीजिए मैं बाप हूं, हमारे घर में एक बिटिया पैदा हुई है, तो जब से पैदा हो गई है, जहां तक पहुंची है हमारी दौलत में, उसका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारे बेटे का है। क्लियर हुआ? एवं यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसके पिता जीवित हैं या नहीं है। अब दूसरी पॉइंट को पकड़िए, यह जरूरी नहीं है कि मैं जिंदा रहूं या मैं मर जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब उत्तराधिकार है तो अगर मैं जिंदा हूं तब भी है, मैं मर जाऊंगा तब भी अधिकार रहेगा। क्लियर है? सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की व्याख्या की है और विदित हो कि मूल कानून जो 1956 की धारा 6 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को 6 महीने में इस संबंध के सारे विवाद को निपटारा करने का निर्देश दिया। यानी कि अगर ऐसा किसी भी तरीके का कोई समस्या आता है तो सिर्फ 6 महीना, सिर्फ 180 दिन में इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। सीधा सा कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपके पुत्र और पुत्री हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी दौलत पर जो विरासत में आपने या फिर अपनी मेहनत से कमाई है उस पर पुत्र का अधिकार होगा, बल्कि पुत्री का भी अधिकार होगा, आप जिंदा रहे या ना रहे। क्लियर हुआ? क्या कभी लगता है कि आप भूल पाइएगा करंट? अगर इस तरीके से पढ़ाया जाए तो दिल पे हाथ रख के बताइए, नहीं बता पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको मजा आ रहा है, आपको पता है कि आपके दिमाग की बत्ती धीरे धीरे ऑन होना शुरू हो गई है, आपको पता है कि सच में अब एहसास हो रहा है करंट पढ़ना बच्चों का खेल है, समझना उससे भी आसान है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूज क्या है? दिव्यांगों, जिसको विकलांग पहले करते थे, लेकिन मोदी सरकार ने आने के बाद इसी विकलांग के शब्द को सिर्फ बदल दिया है और उसका नाम रखा गया है दिव्यांग। दिव्यांगों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। आइए, अभी तक जो है हिंदू महिलाओं पे आया था, दूसरा जो है फिर से जो है न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है कि दिव्यांगों पे क्या है, आइए जानते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पुष्टि की है कि दिव्यांग व्यक्ति भी देश में सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। जो दिव्यांग है वो देश में सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वैसे ही जैसे एससी, एसटी, ओबीसी ये सारे के सारे पिछड़े हैं, वैसे दिव्यांग भी पिछड़े हुए हैं। इसलिए वे सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के समान लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। वैसे ही जैसे एससी, एसटी के लोग जिस तरीके से रिजर्वेशन में रोजगार प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से, उसी तरीके से इनको भी ये उम्मीदवार के समान ही, चाहे अनुसूचित हो या अनुसूचित जनजाति या जाति, इनकी तरह हकदार है। जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की खंड ने कहा कि वह पिता या फिर प्राकृतिक संरक्षण के माध्यम से अनमोल भंडारी यानी नाबालिग बनाम दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी DTU के वर्ष 2012 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय में निर्धारित सिद्धांत का अनुसरण कर रही है। गौरतलब है याचिकाकर्ता, जो कि बौद्धिक रूप से 50% तक अक्षम है, साथ शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग छात्र के लिए डिजाइन किए गए फाइन आर्ट डिप्लोमा कोर्स में कहा गया। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं। निजी संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या है? मानवाधिकार है। आइए जानते हैं कैसे निजी संपत्ति का अधिकार मानवाधिकार। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ होती, ज्यादा बोलने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती कमजोर, लेकिन खैर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। चलिए, जनवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए एक निर्णय में नागरिकों के निजी संपत्ति पर अधिकार को मानवाधिकार घोषित किया गया। क्लियर हो गया ना? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्णय दिया गया कि जो नागरिक हैं उनकी निजी संपत्ति का अधिकार को मानवाधिकार घोषित किया जाए। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय संपत्ति के अधिकार के 44 में, याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन के पूर्व की स्थिति को आधार मानते हुए दिया है। उल्लेखनीय है वर्ष 1967, याद रखिएगा ये टाइमिंग, 44वां संविधान संशोधन, ये भी याद रख लीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा सुजीत साहब आपने बताया नहीं। जिसको अंडरलाइन करके बोल रहा हूं याद रखिएगा, उसको पी जाइए, और पीने के लिए बस ध्यान से हमारी बात को सुनिए, अंदर खुद चला जाएगा, जरूरत नहीं है रटने की।
उल्लेखनीय वर्ष 1967 में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया का पालन किए बिना एक विधवा महिला की 4 एकड़ की जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में आने वाली अशिक्षित महिला होने के कारण अपीलकर्ता अपने अधिकार तथा विधिक प्रक्रिया से अनभिज्ञ थी, अतः उसने राज्य के द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए कोई विधिक कार्रवाई नहीं की। कहने का मतलब यह सब चर्चा में आ गया जब एक विधवा जो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, वहां पे सड़क बन रही थी, उसी में 4 एकड़ जमीन उसका अधिग्रहित कर लिया गया था। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है और यह कहा भी गया है कि निजी संपत्ति का अधिकार मानवाधिकार है। चलिए नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है इसको समझते हैं। चलिए, गर्भपात संबंधित नियमों में बदलाव आया है। आइए जानते हैं क्या होता है गर्भपात, क्या है नियम, कौन सा नियम बना हुआ था जो अचानक उसमें बदलाव किया गया, इसके पीछे वजह क्या थी। जब इन सब क्वेश्चन के आंसर पूरी तरीके से माइंड में क्लियर हो जाए तो करंट जिंदगी में गलती नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम है ना क्वेश्चन सुजीत सर उठता है दिमाग में, ना क्वेश्चन खुद से पूछने की कोशिश करते हैं, ना उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट जैसे थे वैसे ही आज भी बने पड़े हुए हैं। यही सच है। 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि यूनियन कैबिनेट ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। इसमें गर्भपात की सीमा 20 सप्ताह 20 सप्ताह से 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया। बस यही एक इंपॉर्टेंट है। पहले 20 सप्ताह था। 20 सप्ताह का मतलब क्या हुआ 140 दिन था। ध्यान रखिएगा 140 दिन। अब जो कर दिया गया है 4 सप्ताह बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखिएगा यानी कि 20 सप्ताह से बढ़ा के 24 सप्ताह कर दिया गया है। याद रह जाएगा। इस उद्देश्य के लिए गर्भपात अधिनियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को संशोधित किया गया। याद रखिएगा 1971 को संशोधित कर दिया गया था। 1971 से अभी तक जो था यह सिर्फ 20 सप्ताह था गर्भपात की सीमा। अब जो है बढ़ा के 4 सप्ताह आगे कर दिया गया, यानी कि 1 महीना आगे कर दिया गया, 24 सप्ताह कर दिया गया। इस प्रस्ताव के विधेयक के माध्यम से गर्भपात की समय सीमा जो है 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दी गई है। याद कर लीजिए, रट जाइए, दिमाग में रख लीजिए कि पहले 20 था, अब 24 सप्ताह कर दिया गया। सरकार का कहना है यह वृद्धि प्रजनन में महिलाओं के अधिकार को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है, जिससे महिलाओं का अधिकार बढ़ेगा। यह निर्णय दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 22वां विधिक आयोग। यह क्या है इसको समझते हैं। केंद्रीय सरकार ने 19 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी कर दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला इसके गठन में लिया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटरनेट के अधिकार ही मौलिक अधिकार का भाग है। कई बार स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि सुजीत सर आप इतना छोटा वीडियो बना रहे हो और पूरे कहते हो 1 साल का करंट है। हाँ 1 साल का करंट है, आपके पास में सिर्फ 20 दिन है। 20 दिन में अगर पूरा 1 साल का करंट दे दूं तो आपके पढ़ते पढ़ते जो है तोते उड़ जाएंगे। कम से कम अभी पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस हो रहा सुजीत सर कुछ भी हो जाए, रिजल्ट तो हम लेकर आएंगे, चाहे जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। लेकिन जब उस तरीके से पढ़ाना शुरू कर दूंगा ना तो एक तो खुद ही आप मरे हो, दूसरा मैं आके मार दूंगा, रिजल्ट फिर से रुक जाएगा। यही वजह है कि 1 साल के करंट अफेयर का सिर्फ क्रीम उठा के आपके सामने रख दिया, वैसे ही जैसे 10 केजी दूध से सिर्फ 1 केजी बटर निकाला हूं। अब अगर इसे खाने की भी ताकत नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सिर्फ ये लगता सिर्फ 10 ही केजी निकलेगा, नहीं 50 केजी निकाल लो तुम, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरा तो सीधा कि हमने पढ़ा दिया, क्वेश्चन आएगा हम बता देंगे। इस वीडियो में इतने बज के इतने मिनट पे ये आया हुआ है, आप जाके देख लीजिए। देखोगे आंख से आंसू गिरेगा, सिंपल सी बात है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस समय मजाक लग रहा है तो उस समय तो रोने के पात्र आपको बनना पड़ेगा, सीधी सी बात है। चलिए इंटरनेट के अधिकार मौलिक अधिकार का भाग है। आइए जानते हैं आखिर क्या इंटरनेट है जो हमारे मौलिक अधिकार से जाके टच कर गया और फिर यह चर्चा का विषय बन गया। आइए इसके एक एक पार्ट को समझते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में संविधान के अनुच्छेद 19 याद रख लीजिएगा,
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट का इस्तेमाल को एक मौलिक अधिकार जो है करार देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश से प्रतिबंध लगाने के सभी आदेशों की समीक्षा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति वीएन रमन की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने जम्मू कश्मीर प्रशासन में अस्पताल, शैक्षणिक संस्था जैसे आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाली संस्थाओं ने इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के लिए कहा है। पीठ ने न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी शामिल थे। संविधान के अनुच्छेद 19 याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट के इस्तेमाल को मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए शीर्ष अदालत ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से इंटरनेट के निबंधन के सभी आदेश को समीक्षा करने के लिए कहा है कि जो निलंबन हुआ है इंटरनेट, इसके सभी आदेश जो हैं इसकी समीक्षा करो। और पीठ ने कहा कि इंटरनेट का उपयोग करना कुछ प्रतिबंध के साथ में संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है और प्रेस की स्वतंत्रता एक अत्यंत महत्वपूर्ण पवित्र अधिकार पड़ता है। इसीलिए ये किसी भी तरीके से दोस्तों आपको पता होगा, यहां पे इस न्यूज को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मौलिक अधिकार बन गया इंटरनेट, और अगर मौलिक अधिकार ये बन गया है तो किसी भी हालत में इसे आप बंद नहीं कर सकते हैं। जैसे 370 लगाया गया था, उसके बाद बहुत दिन तक इंटरनेट को बंद करके रखा गया था जम्मू कश्मीर में, वहीं से चर्चा का ये विषय बना। देखिए अगर वहां बंद कर दिया गया तो सही बात है, वहां पे कुछ असामाजिक तत्व जो बैठे हुए हैं, जो समाज से जिन्हें कोई मतलब नहीं है, जिन्हें अपने देश से कोई मतलब नहीं, तो वो थोड़ी सी जो है हरकत करते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में इंटरनेट अगर बंद कर दिया जाए तो कोई भी अच्छा काम किया जा सकता, क्योंकि दंगा से लेके सब कुछ की आज के डेट में सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है वो इंटरनेट है। ऐसे में इंटरनेट को बंद करते हैं, लेकिन 1 मिनट सोचना पड़ेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे कि 1 मिनट सोचना होगा कि जिन लोग का टेस्ट होगा उसका टेस्ट का क्या हालत होगा, जिसका लास्ट डेट जा रहा है, सब कुछ व्यवस्था बंद करके रखे हुए, वो कैसे फॉर्म भरेगा, वो कितना पीछे चला जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बहुत ऐसे लोग होंगे जो टेलीमेडिसिन के थ्रू जम्मू कश्मीर में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, और ऐसे कंडीशन में अगर आपने इंटरनेट को बंद कर दिया तो फिर वो कहां जाएंगे, कैसे उनका इलाज होगा। ऐसे में तो वो मर ही जाएंगे ना। तो क्या ये मौलिक अधिकार का हनन नहीं है क्या? सोचिए, सोचने के लिए छोड़ दिया हूं, इसी के लिए उठाया गया है और इसे बताया गया कि अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार का रखा गया। किसको? तो इंटरनेट को। याद हो गया ना? अब कोई दिक्कत होगा कभी? चलिए नेक्स्ट आते हैं। जलियांवाला बाग ट्रस्ट विधेयक, आखिर ये क्या है? जलियांवाला बाग जैसे ही नाम सुनते हैं तो सबसे पहले कुछ भी याद नहीं आता है कि जहां कहां जलियांवाला बाग हुआ था, बस एक ही चीज आता है, जनरल डायर, तुमने निहत्थों पे गोली चलाई थी जिसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ गया था। ये वही 1919 है जब जलियांवाला बाग में न जाने कितने हजार लोगों की मृत्यु हो गई थी। जनरल डायर ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और वहां पे एक रिकॉर्ड निकलता है कि एक सिर्फ और सिर्फ 7 सप्ताह का बच्चा था जो मरा हुआ निकला था। 7 सप्ताह, सोच लीजिए कि बच्चा कितना छोटा होगा, अंदाजा लगाइए, रूह कांप जाएगी। और ये वही असहयोग आंदोलन, सॉरी, ये वही जलियांवाला बाग हत्याकांड है जहां 1919 में होता है, 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन करने बैठ जाते हैं। मजाक का तो हद हो जाता तब है जब 1922 में चौड़ा चौड़ी कांड होते ही गांधी जी के तोते उड़ जाते हैं और बोलते हैं असहयोग आंदोलन स्थगित। क्यों? क्योंकि 22 पुलिसकर्मी अंग्रेज के मारे गए। गांधी जी किसी भी हालत में जो है अहिंसा पे विश्वास रखते थे, हिंसा पे नहीं रखते थे। लेकिन जिस समय वो शुरू किए उस समय शायद कहीं कहीं कंफ्यूजन वो उन्हें हो गई होगी कि 1919 में भी सबसे बड़ा हिंसा हुआ जो आज तक के इतिहास में इतनी घटिया हिंसा नहीं हुई थी। लेकिन वहां उनका दिल नहीं भाया, उसके बाद तुरंत उन्होंने अगले ही साल में शुरू कर दिया। लेकिन यहां 22 लोग मरे तो समाप्त कर दिया। खैर कंट्राडिक्ट है, हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना और हमें कभी ऐसा बोलना भी नहीं, बस आपको समझाने के लिए। मैं सच में बापू हैं गांधी जी, मैं भी बापू मानता हूं क्योंकि मैं भी हिंदुस्तान का ही एक छोटा सा पार्ट हूं, एक इंसान ही हूं, मैं मानता हूं। लेकिन फिर भी यहां पे जो सच है वो सच है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 2019 में इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है और 2020 में इनको असहयोग करने के लिए मौका मिल जाता। जब आप बैठे ही थे तो फिर 22 लोग की मृत्यु के बाद क्यों हटे? ऐसे हजारों सवाल है, लेकिन खैर हमें वहां नहीं जाना। आइए हम आते हैं यहां पे, यही था इसमें।
चलिए थोड़ा सा बड़ा करके इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं। संविधान एक्सपोर्ट हिंदी वर्ड ऑफ 2019 में घोषित किया गया। क्या है आइए समझते हैं। एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा संविधान, ध्यान रखिएगा, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को एक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 के रूप में नामित किया गया। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। विदित हो 2019 में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों पे संविधान का आधार जो है रखा गया है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं। महामारी रोग संशोधक अध्यादेश 2020। ये तो आपको पहले भी हमने समझा दिया हूं अच्छे तरीके से। सबसे लंबा शून्यकाल, आइए इसको देखते हैं। लॉन्गेस्ट जीरो आवर क्या है और क्यों ये चर्चा में रहा, तब समझ में आ जाएगा। एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले ही सत्र में लोकसभा में कई कीर्तिमान ध्वस्त हुए। 18 जुलाई 2019 को लोकसभा में सबसे लंबी अवधि का शून्यकाल दर्ज किया गया। सबसे लंबी अवधि 2019 के लोकसभा में सबसे लंबी, याद रखिएगा 2019। इसमें रिकॉर्ड 162 सांसदों ने मुद्दे उठाए। 162। ध्यान तब वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, याद रखिएगा ओम बिरला ने सबसे लंबी अवधि 4 घंटे 48 मिनट के शून्यकाल जो है चलाने का कीर्तिमान बना दिया। कार्यवाही रात 11 बजे तक चली। रात के 11 बजे तक चली। इस दौरान 30% सांसदों ने मुद्दे उठाए। उल्लेखनीय है, अब तक इतनी लंबी अवधि का शून्यकाल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इससे पहले शून्यकाल में कभी भी 70 से अधिक सांसदों ने मुद्दे नहीं उठाए थे। 70 हाईएस्ट 70 गए थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस बार जो गए हैं वो कितना गए हैं? 162 जो है सांसदों ने मुद्दा उठाया। सबसे बड़ा शून्यकाल, लॉन्गेस्ट जीरो आवर रहा 2019 में। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा हमारी यही कोशिश होती है कि बेहतरीन तरीके से करंट समझाऊं और आपको पढ़ने में भी मजा आ जाए। पूरा का पूरा विधि एवं न्याय था। हमने इसके हर एक पार्ट को टच किया और आपको कोशिश किया आसान भाषा में और सटीक तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझा दूं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो प्लीज जरूर बताइएगा। अपने दिल की बात बताइए, बस जो रियलिटी हो, जिसको सुनने के बाद मुझे जो है आपके प्रति दीवानगी पैदा हो जाए, आपको पास करवाने के लिए मैं पागल हो जाऊं। मैं चाहता हूं आपके दुख, आपके दर्द, आपकी खुशी, सारा चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे परिवार के एक अनमोल सदस्य हैं। इसीलिए तो रखे हैं नाम भी इनक्रेडिबल परिवार। अतुलनीय परिवार है आप, जिसका दूसरा कोई जोड़ा इस ब्रह्मांड में नहीं है। नाम भी सोच समझ के रखा गया है। इसमें वही आएंगे जिनको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, जिनका सोच हमेशा आसमानों की ऊंचाई से ऊपर होगी। इसमें वही लोग आएंगे जो अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट जानते हैं। सिर्फ करना क्या होगा, रिजल्ट वो ये कोई नहीं जानते हैं। इनको सिर्फ इतना पता है मुझे बेस्ट देना है। तो दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर डिसलाइक कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है तब तक जब तक कि आप नहीं बताते हैं आखिर डिसलाइक क्यों दिए हम। तो फिर हमें सुधार करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर हम सुधार करेंगे तो आपकी जिंदगी पहले सुधरेगी, बाद में मैं सुधरूंगा। तो इसलिए अगर कहीं गलती हो, कुछ लगे कि सुजीत सर ऐसे कीजिए, सुजीत सर इस टाइम में ये चैप्टर पढ़ाइए, तो शायद हमें पढ़ाने में भी मजा आएगा और आपका रिजल्ट आपको खुद बताएगा कि इस बार तो शतक ठोकेंगे। जिसको जितना ठोकना ठोक ले, शतक से कम की तो सोचे भी नहीं है। इसलिए अब की बार सीधे शतक, किसी भी हालत में बस सिलेक्शन लेना है तो लेना है, और अगर सिलेक्शन लेना है तो शतक ठोकना पड़ेगा तुमको, चाहे जैसे शतक ठोको, जितना देर खेलो, जितनी बॉल खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, शतक बनना चाहिए। तुम 140 क्वेश्चन बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 120 बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 100 नंबर लाना पड़ेगा तुम्हें। और ये तुम में काबिलियत है। अपनी नजर से देखो तो तुम्हें डर लग रहा होगा, नहीं होगा सुजीत सर, लेकिन मेरी नजर से देखो तो यू आर ए विनर, श्योर सक्सेस इस बार होना है 66 में। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए।